बने हुए हैं जैसे हाथी के वो है या बैक्टीरिया टाइप, ये बेसिकली स्किन से इंटर होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से इंटर होगा, और फिर इसने क्या करना है कि एपिथेलियल लेयर के अंदर इसने हमला करना है, और एपिथेलियल लेयर पे जब ये हमला करेगा तो वहां पे इसने उस लेयर को खराब कर देना, एपिथेलियल लेयर। तो वहां जब ये वहां हमला करेगा तो वहां हमारे ऑलरेडी जो हमारी एपिथेलियल लेयर है उस पे आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया पड़े होते हैं, फ्रेंडली जो आपको डिफेंस भी करते हैं, आपकी हिफाजत भी करते हैं। ये फिर उसके साथ इसकी लड़ाई होगी और फिर ये उनको भी मारेगा। तो फिर जहां लड़ाई होती है फिर वहां उस एरिया में जैसे ना कोई बिल्डिंगें गिरेंगी, कोई तूफान मचेगा, वो सारा एरिया जो है ना वो इसकी जद में आ जाएगा कि आपकी इंटरनल एंटीबॉडी भी वहां पहुंच जाएगी, एक्सटर्नल भी। तो हनीमन ने यहाँ ये कहा है, हनीमन ने यहाँ एक बड़ा खूबसूरत है उसका फ्रोजन, और फ्रोजन नंबर 79, और फ्रोजन नंबर 79 में वो कहता है कि अगर आपने इसको होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट ना किया तो आपकी जो कुव्वत हयात है, जितनी मर्जी ताकतवर है, वो इसको ठीक करने की सलाहियत नहीं रखती। देखें बहुत सारी जगह पे हम कुव्वत हयात का मतलब यह है कि आपका इम्यून सिस्टम जब एंटीबॉडी किसी सिस्टम के खिलाफ बनाता है तो वो उसको किल करके उसको खत्म करता है। लेकिन वो ये कहता है कि इसको कुव्वत हयात जो है वो डिफेंस नहीं कर पाएगी, इसको आपने दवाई देनी पड़ेगी आपको। ये फ्रोजन नंबर 79 में बड़ा उसने कहा दवाई के बगैर वगरना ये मौत के मुंह में जाएगा। उसने सिफिलिस साइकोसिस के बारे में 79 में बड़ा क्लियर वर्जन दे दिया है कि आप अगर ये इंतजार करते रहेंगे कि मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, मेरी वाइटल फोर्स बड़ी स्ट्रांग है, तो मैं साइकोटिक को या गनोरिया को डिफीट कर लूंगा, ये आपकी खामख्याली है। आपको दवाई की सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। अब वहां क्या करता है, जब ये आता है तो देखें ये माइक्रोबियोटा जो है ये आपका इंटरनल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और फिर आके इनको ये मार के ये फिर आगे देखें कि आपको यहाँ ये एपिथेलियल लेयर्स के अंदर इन्वेजन करता है और दाखिल होके वहां अपनी कॉलोनी बनाएगा। तो ये आया तो 2 3 4 थे और फिर ये फैलते फैलते बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर हो क्या जब इसने म्यूकस मेम्ब्रेन को एपिथेलियल लेयर्स को इसने रप्चर किया हो, एपिथेलियल लेयर जो है आपकी वो पूरी बॉडी की कवरिंग लेयर है अंदर आपकी। पहले भी मैं किसी लेक्चर में बता चुका हूं कि आपके हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है वो भी एपिथेलियल लेयर है, आपकी किडनी के ऊपर एपिथेलियल लेयर है, आपके लंग्स के ऊपर आपकी इंस्टेंडल सारी एपिथेलियल लेयर। तो ये एपिथेलियल लेयर का इन्फेक्शन है तो ये फैलेगा तो क्या करेगा, फिर पूरी जहां एपिथेलियल है। अब ये उस तरह करता है कि जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो ये क्या करता है कि आपकी एपिथेलियल लेयर्स के नीचे आपकी ब्लड वेसल पड़ी, जब ये महीने 2 4 6 महीने के बाद इसको रप्चर कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा एपिथेलियल लेयर्स को, तो ये ब्लड वेसल की तक इसकी एक्सेस हो जाएगी। और जब ब्लड वेसल के साथ इसकी एक्सेस होगी तो ये पूरे ब्लड, आपको पता है हर ऑर्गन में सर्कुलेट करता है, ये हर जगह पहुंच जाएगा, ये हर जगह कॉलोनी बनाएगा, पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मैं आपको इनको शॉर्ट कर ये समझाऊं, आम फहम सी बात है कि इसने यूरेथ्रल इंटरेस्ट ली, वेजाइनल इंटरेस्ट ली, और फिर उसने एपिथेलियल लेयर को रैप्चर किया, और फिर उसको जब इसने रैप्चर किया तो फिर पूरी लेयर में भी ये जा सकता है जहां जो आपकी एपिथेलियल लेयर है। फिर इसने नीचे सुराख करके इसने ब्लड स्ट्रीम में चले जाना है, ब्लड वेसल में जब जाएगा तो ये सर्कुलेट ही कर देगा, दिमाग में, जिस्म के हर हिस्से में, स्किन में, कहीं भी नहीं बचेगा। लिहाजा इसकी अहमियत हनीमन ने बड़ी सोच समझ के दी, इसको अहमियत उसने बड़ी सोच समझ के दी कि आपने इसकी देखें पैथोफिजियोलॉजी को जरा समझें कि ये स्टार्ट कहां से हुआ, और आगे मैंने वो पॉकेट भी बनाए हुए हैं कि कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, वो सेल कहां वाक़ हैं, वो किडनी पे वाक़ हैं, वो हार्ट पे वाक़ हैं, वो कहां वाक़। आगे चलते हैं।
The ability to cause the disseminated infection in the depend and number of factors including host immune response and menstruation. Certain isolates have been found to be better adapted to the cause bloodstream infection and disseminate. ये मैंने कहा था ना कि ये फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल, ये ब्लड वेसल में अंदर जाए। अब ब्लड वेसल के अंदर जब दाखिल हो गया कि अब वो आपको कैसे पता चलता है, वो आपको कैसे पता चलता है, जब आप कल्चर कराएंगे ना ब्लड का, इनिशियली कल्चर में, इनिशियली किस कल्चर में आएगा, यूरिन के कल्चर में आएगा, इनिशियली यूरिन के कल्चर में आएगा। लेकिन जब ये प्रोलॉन्ग कर जाएगा महीने 2-4 तो फिर आप जब ब्लड कल्चर कराएंगे वहां भी आपको मिलेगा। तो इसकी डायग्नोसिस का आसान क्या तरीका होता है कि हम फौरी ये देखना चाहते हैं कि ये आया गोनोकाई है, नाइजीरिया गोनोरिया है या क्लैमिडिया है या कोई, तो फिर हम वहां डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको पता चल जाता है कि ये क्या है। देयर आर particularly strain associated with the disseminated disease at the required arginine, hypoactinin and uracil to grow. Where is the strain isolated from the localized infection do not suggest the certain strain is better adapted to the disseminate. तो इसके लिए हमें जरूरी है, वो कहता है कि इसलिए जरूरी है कि हम इसका बाकायदा, क्योंकि उस जमाने में कल्चर एनालिसिस नहीं होते थे। आज तो हमारे पास बड़ी आसान तरीका है कि हमने फौरन कल्चर लिखना है और पहले तो हम साइन सिम्टम से हमें अंदाजा हो जाता है और हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये गोनोरिया है। लेकिन वो कहता है कि गोनोरिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो इन्फेक्शन इस तरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड आ रहा होता है वो क्लैमिडिया भी आता है, तो वो आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Pathologically, consequences of these infections are primarily secondary to the innate immune response and associated inflammation. तो ये क्या था, पहले जब हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। दिस कैन लीड टू यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। 20-30 साल हो गए, 20-30 साल हो गए लोगों को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, सिर्फ राडिंग करते हैं। उन्होंने लोगों ने अपने पास पेशाब पास करने के लिए राड रखे होते हैं, उस राड के जरिए वो पास करते हैं। और दुनिया में जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर्स के लिए एसोसिएशन बनी हुई है कि ये ट्रीट नहीं होता। और इसकी बड़ा काज जो है आपको पता है क्या है, गोनोरिया है। Can lead to urethral structure, fallopian tube structure। अब जो fallopian tube में स्ट्रक्चर होगा तो fallopian tube ब्लॉक हो जाएगी। उसकी बड़ी वजह क्या है, गोनोरिया है। आपके पास आएगी ना कि जी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे पैदा क्यों नहीं है, वहां एडीएन हो गया, वहां ग्रोथ हो गई है, वो स्ट्रक्चर बन गया और स्ट्रक्चर बनते बनते सुपर ट्यूब ब्लॉक कर देगी। और ब्लॉक कर देगी तो वहां ओवम की ट्रेवलिंग नहीं होगी, ओवम ट्रेवल नहीं होता, इनफर्टिलिटी होगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी अक्सर लिखा होता है, आपके पास अल्ट्रासाउंड आता है तो उसमें लिखा होता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में सबसे बड़ा रोल किसका, गोनोरिया। एज वेल एज द एडहेजन। एडहेजन क्या, वहां जख्म बन जाती है, ग्रोथ हो जाती है और वो सारी यूट्रस में भी ग्रोथ होगी, आपकी यूट्रस स्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी। फिर आपकी जो स्पर्म कॉर्ड है उसके अंदर इंफेक्शन होगी तो वो स्पर्म कॉर्ड को ब्लॉक कर देगा, आपका सीमन नहीं आएगा, तो वो फिर इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों। तो मैकेनिज्म जो मस्ट नोट के ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, वहां एडीएन बनते हैं, जख्म बनते हैं, तो फिर क्या होता है, वो रास्ता ही बंद कर। तो इनफर्टिलिटी कॉज का एक बड़ी जो है कॉज है वो है गोनोरिया, अनट्रीटेड गोनोरिया, सप्रेस गोनोरिया। वो कहते हैं नाइजीरिया गोनोरिया इज द मेजर कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी वर्ल्ड वाइड।
और हमारे यहाँ अगर मेरे पास आप दिन में आकर बैठे तो आपको दिखता हूँ कि मैं किस तरह फ्रिक्वेंटली मेडोरिनम को लिखता हूँ, इसकी शनाख्त कितनी आसान होती है। और ये इसकी पिक्चर्स हैं, फ्लिपन ट्यूब की ब्लॉकेज इसकी पिक्चर है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर इसकी पिक्चर है। तो अगर आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी से वाकिफ ही नहीं है तो आप ये जो डिफिकल्ट केसेस हैं ये आप कैसे ठीक करेंगे। जहां ट्यूबरकुलोसिस के बगैर हम नहीं चल सकते वहां अब हर दूसरे बंदे के, अगर आप ये देखें, इसका अंदाजा आपने लगाना है, और वो साइकोसिस में बयान करूंगा मैं कि हर दूसरे बंदे के नाक पे, कान पे, जेनिटल एरिया में कहीं ना कहीं वार्ड्स है ना वार्ड्स। तो फिर कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, कभी सोचा हमने? हम वार्ड्स को अहमियत नहीं देते, और वो जाके आगे बड़ी सख्ती से एक फ्रोजन में ममानत करता है कि ये सबसे बड़ा जुल्म है कि आप वार्ड्स को काट के समझते हैं कि हमने इसको ट्रीट कर दिया। हनीमन ये कहते हैं ये सबसे बड़ा इंसानियत के साथ जुल्म है। बेसिकली वार्स, साइकोटिक वार्स, इंटरनल प्रॉब्लम की, ब्लड की खराबी की वजह से आप उसको कैसे इस तरह ठीक कर सकते हैं।